हाय स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन में अभी तक 21st लेक्चर देख चुके हैं। आज ये आपका 22nd लेक्चर होगा, जिसमें आज हम लोग सॉल्युबिलिटी पे बात करेंगे। खास के सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे चर्चा होगा, क्योंकि उसी के बेस पे हेनरीज लॉ आज हम लोग को पढ़ना है। और हेनरीज लॉ पे +2 में कहिए, कंपैरिजन में कहिए, क्वेश्चन बहुत आता है। तो हेनरीज लॉ के क्वेश्चन के लिए हम आपको थोड़ा सा आज बेसिक्स बात पे भी काम कर देंगे, फिर हेनरीज लॉ पे बात करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हेनरीज का जो लॉ है वो लॉ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में, लेकिन हम गैस की सॉल्युबिलिटी को चेक करें उससे पहले हम एक वर्ड जो है सॉल्युबिलिटी, इस सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं। फिर सॉल्युबिलिटी किस किस बात पे डिपेंड करता है उस पर डिस्कस करेंगे। और फिर एक पर्टिकुलर पार्ट जिसके लिए ये टॉपिक आज लाया हूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, उस पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए, टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। तो देखो, सॉल्युबिलिटी किसी सब्सटेंस का क्या होता है, तो कहते हैं कि किसी सब्सटेंस का वह अमाउंट, सब्सटेंस का ये या सॉल्यूट की, चूंकि वो डिजॉल्व होने जो जा रहा है उसकी बात हो रहा है। कहते हैं किसी सब्सटेंस का वह अमाउंट जो सॉल्वेंट के 100 ग्राम में डिजॉल्व करे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब यह हुआ कि उस 100 ग्राम सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है उतना सॉल्यूट घुलना चाहिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को बदल देंगे, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू चेंज करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट की कैपेसिटी ही चेंज कर जाता है। एक बार फिर से बोलता हूं, यदि कोई पूछे सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, कहेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम, अब देखो ये 100 ग्राम जो मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं ये एक यूनिट टर्म है। मैं इसको आगे के टर्म में अभी तुरंत 100 ग्राम को आप 1 लीटर भी बोल सकते हैं, 1 ml भी बोल सकते हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है वह सब्सटेंस का अमाउंट, जिसकी सॉल्युबिलिटी की आप बात कर रहे हैं उसका अमाउंट जो डिजॉल्व करेगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, लेकिन फॉर्म होना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। या आप ऐसे भी, जब मैं जहां 100 ग्राम बोल रहा हूं उसको हम लोग अपने मन से रिप्रेजेंट करेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। कहते अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी सॉल्युबिलिटी टर्म का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिडिटी का मतलब है उस सब्सटेंस का अमाउंट, जिसकी सॉल्युबिलिटी की बात करोगे उसका अमाउंट जो डिजॉल्व करेगा 100 ग्राम सॉल्वेंट में या 1 लीटर सॉल्वेंट में, लेकिन फॉर्म होना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के कहने का मतलब मेरा यह है कि टेम्परेचर चेंज कर देंगे। तो जैसे आप 1 लीटर में, मान लेता हूं कि 25 डिग्री पे 1 लीटर में 50 ग्राम सॉल्यूट घुल के सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म किया है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्वेंट की कैपेसिटी बढ़ जाएगा, यानी उसमें कुछ और अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए घुल सकता है। इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये डिफाइन है। आइए अब इसको आप जानिए, जो मैंने राइट डाउन कर दिया है। मैंने टॉपिक दिया सॉल्युबिलिटी। देखो, कहते सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या है, इज द वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड in 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट
100 ग्राम सॉल्वेंट ये मानक लिया, आप 1000 भी ले सकते हो, 1 ग्राम भी ले सकते हो, लेकिन जो यूज में आता है मैं उसको ले लिया है। 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बनाना लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एट गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करना है 100 ग्राम सॉल्वेंट के द्वारा, उसमें जो सॉल्यूट डिजॉल्व होगा वही सॉल्यूट का मात्रा उस सॉल्यूट की सोलेबिलिटी कहलाएगा, यानी सोलेबिलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। आप ग्राम में ले लो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ले लीजिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ले लीजिए और इनटू कितना 100 से क्या होगा कि आप जो डेफिनेशन दिए हैं 100 ग्राम की बात होगा। क्लियर? Solubility of a solute is the weight of solute dissolved in 100 ग्राम of a solvent। चूंकि आपने सोल्यूट का वेट लिया ग्राम में, सॉल्वेंट के वेट से ग्राम में डिवाइड कर दोगे तो पर ग्राम हो जाएगा ये, तो इसी को जो कॉमन यूज में आता है तो 100 ग्राम से मैंने मल्टीप्लाइड किया, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो डिजॉल्व किया है। ये कौन वेट है? जो वेट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है, ये कौन वेट है सोल्यूट का? जो डिजॉल्व किया है। और ये कितना है भाई? ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है जिसमें डिजॉल्व किया है, और 100 लिया मैंने डेफिनेशन के अनुसार जो कॉमन यूज में आता है। एक बार फिर से देख लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। क्लियर है? सॉल्युबिलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू कितना 100। आप इसी चीज को हमने जो 100 ग्राम लिखा, कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के टर्म में भी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया जाता है, तो कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में, कहते हैं प्रेजेंट इन या वही डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहां पे हम एमएल के पर एमएल के टर्म में यूज नहीं आता, नॉर्मली लीटर। आप चूंकि डिफाइन करें तो होगा, लेकिन हमने लीटर में लिया, नॉर्मली यूज का बात। कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। मतलब यही हुआ कि 1 लीटर सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व करेगा, लेकिन टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ टेम्परेचर इज नोन एज सोलेबिलिटी, यानी सोलेबिलिटी इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। क्लियर? आप देख लो, आप ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, आप यहां पे वेट और वेट का तुलना दिया है, यहां वेट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का रिलेशन दिया है, दिस इज सोलेबिलिटी। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, सोलेबिलिटी का मतलब, किसी सॉल्यूट की सोलेबिलिटी का मतलब होता है सॉल्वेंट के 100 ग्राम में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व करेगा, लेकिन टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ टेम्परेचर, या सॉल्वेंट के 1 लीटर में जितना सॉल्यूट डिजॉल्व करेगा, वो जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा जो डिजॉल्व करेगा इन 1 लीटर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज सोलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? आखिर ये सोलेबिलिटी, कोई चीज जो घुलता है, ये किस किस बात पे डिपेंड करता है? आइए उसका डिस्कशन करेंगे कि सोलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, सोलेबिलिटी किस किस बात पे डिपेंड करेगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इसको क्या करिए, राइट कर लीजिए। राइट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, क्योंकि जब आप राइट करेंगे बीच में आप पॉज कर दीजिएगा, फिर राइट कर लीजिए। चलिए, हो गया राइट डाउन। आइए अब क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोलेबिलिटी किस किस बात पर डिपेंड करता है, सोलेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वह किस किस फैक्टर से इफेक्टेड होता है उसकी जानकारी देंगे, यानी सोलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन। लेकिन उसके लिए आप जो राइट किए हैं इस बात को दिमाग पे रखिएगा कि सोलेबिलिटी क्या है, तो सॉल्यूट का ही अमाउंट है जो सॉल्वेंट में घुलता है, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फॉर्म करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, आइए अब आपको टॉपिक बताता हूं कि सोलेबिलिटी का वैल्यू किस किस
बात पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन। तो सबसे पहले आप इसको समझिए, सॉल्युबिलिटी का जो बेसिक फंडा है, यानी जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको एक लाइन से समझिए, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब यह हुआ कि मैं यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दो टाइप में बांटने जा रहा हूं, एक सॉल्यूट पोलर, दूसरा नॉन पोलर। सॉल्वेंट भी पोलर और नॉन पोलर। तो आप लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब हुआ, एक बेसिक फंडा है सॉल्युबिलिटी का कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, यानी वो सॉल्यूशन को फॉर्म करेगा। पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। लाइक लाइक, पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर। अगर पोलर नॉन पोलर को आप मिलाओगे, मान लो नॉन पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो या तो वो लेस सॉल्यूबल होगा या इनसॉल्यूबल हो जाएगा। मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला बात, अगर कोई पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही चर्चा करेंगे। मैंने लिखा है सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर मतलब यहां पोलर नॉन पोलर से है। आपको मैं कुछ एग्जांपल दिया हूं। पोलर सॉल्वेंट को याद रखिएगा, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, NH3 पोलर सॉल्वेंट है, लिक्विड HF क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट याद रखिएगा C6H6 यानी बेंजीन, CH2 और CCl4, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो, मैंने कहा कि द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब ये हुआ कि पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनाएगा। पोलर पोलर यानी वाटर और NaCl मिला दोगे तो ये सॉल्यूशन को फॉर्म करेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनेगा। बेंजीन में टोल्यून मिला दोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन वाटर बेंजीन को अगर डिजॉल्व कीजिएगा, सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट है और ये नॉन पोलर सॉल्यूट हो जाएगा, यानी वाटर बेंजीन का सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। मतलब सॉल्युबिलिटी का बेसिक फंडा है लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर। आपके सामने है, पोलर सॉल्वेंट को याद रखना, नॉन पोलर सॉल्वेंट को याद रखना। वाटर में NaCl मिलाएंगे, डिजॉल्व कर जाएगा। वाटर में CaCl2 मिलाएंगे, डिजॉल्व कर जाएगा। बेंजीन में टोल्यून मिलाओगे, डिजॉल्व कर देंगे। देखो ये बेसिक है, बाकी इसी पे डिपेंड नहीं करता। मैं एक कहिए तो ये प्राइमरी फैक्टर है। बाकी अभी आप देखिएगा, टेम्परेचर है, प्रेशर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत सारा ऐसा बात है जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्टेड करता है। लेकिन बेसिक है कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व करता है। ये पहला पॉइंट है। कोई पूछेगा सॉल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंड करता है, कहना नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसा नेचर भाई? तो पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर पोलर डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर डिजॉल्व करेगा। वाटर में NaCl सॉल्यूशन बनेगा, बेंजीन टोल्यून बनेगा, लेकिन वाटर बेंजीन का सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि एक पोलर है और दूसरा क्या है, नॉन पोलर है। इसको आप लोग अपने कॉपी पे राइट कीजिए। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है। अभी हम इसके बाद टॉपिक लेंगे टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर कैसे इफेक्टेड करता है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको आप लोग अपने नोटबुक पे राइट कीजिए। चलिए, अब आप लोग क्या करिए, दूसरे नंबर पॉइंट पे हम लोग काम करेंगे। जैसे एक था पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर। आइए, सॉल्युबिलिटी को और कौन सा फैक्टर इफेक्टेड करता है, उसमें दूसरा नाम मैं लेता हूं टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं। आइए, अब आपके सामने दूसरा पॉइंट रखा हूं। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को जरा गौर से सुनिएगा कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्टेड करता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर रिएक्शन यानी सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है, इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाओगे, लेकिन सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा। मतलब हीट देंगे तब वो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। मतलब इंडो, आपको हीट देना है सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस से सॉल्यूशन बनता है
तब तो आप टेम्परेचर देंगे तो सोलेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब इंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्यूट की सोलेबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने से वो खुद हीट को निकाल रहा है, अगर उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। यानी टेम्परेचर दोनों तरह से इफेक्ट डालता है। इंडोथर्मिक प्रोसेस अगर सॉल्यूशन का है तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ता है, और अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी क्या है, घटता है। हम यहां पे टॉपिक रखे हैं टेम्परेचर। पहला केस लिया इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक कैसे भाई, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाए, फिर हीट दिए, तब सॉल्यूशन बना। कंपाउंड याद रखना है NH4Cl, KNO3, NaNO3, अगर वो सब सब्सटेंस है तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज। जिस सॉल्यूशन को बनाने में हीट देना पड़ता है, देखो यहां हीट देंगे तब बनेगा, और हम हीट दे रहे तो ऑब्वियस सॉलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, इंडोथर्मिक में टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ता है। अब है एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, कहते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस हीट। इसमें क्या हुआ, दोनों मिलाओगे तो हीट ये निकाल रहा है, ये खुद हीट निकाल रहा है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। अब बताओ, ये खुद सॉल्यूशन बनने के बाद हीट निकालता है। अगर इस कंडीशन में हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। आप चूंकि ये हीट निकाल रहे हैं, तुम बढ़ा रहे हो, तो वहां पे सॉलिबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। मतलब ये हुआ, याद रखने के लिए, इंडोथर्मिक में टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ता है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी क्या होता है, घटता है। ये आपके सामने है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, और कुछ पॉइंट हम आपके सामने रखें। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं। अभी तक हम लोग दो बात जाने कि सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक एक लाइन में मैंने बोला। दूसरा है टेम्परेचर, इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, घटेगा। हम कुछ और बात करते हैं, नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी सॉलिबिलिटी इफेक्टेड होता है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। आइए एक और पॉइंट पे अब बात करते हैं कि सॉलिबिलिटी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इफेक्टेड करता है, लेकिन कैसे। यदि सॉल्यूट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट के साथ हो जाए तो उस कंडीशन में सॉलिबिलिटी ज्यादा हो जाता है। फिर से, यदि सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले या बनने की प्रोबेबिलिटी हो तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते भी सॉलिबिलिटी इफेक्टेड होता है। इसीलिए एक एग्जांपल बहुत पॉपुलर है कि वाटर में जो NH3 हो ज्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि N हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करता है, तो वाटर और NH3 के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। लेकिन वाटर में H2S जो है वह लेस सोल्यूबल है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। मैंने एक पॉइंट बनाया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्यूट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट। यदि सॉल्यूट हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट के साथ हो जाए, गिव रेज टू एन इंक्रीज इन सॉलिबिलिटी। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। NH3 मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन H2S। वाटर में ये ज्यादा सॉल्यूबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, जो आप लोगों को मालूम होगा। एक बात और जो मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, देखो मैंने लिखा कि फॉर आयनिक सॉल्यूट यानी आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की जो सॉलिबिलिटी है वह दो बात पे डिपेंड करेगा। एक में दिया लैटिस एनर्जी, दूसरा दिया हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन मैं यहां पे ये लिख दिया हूं, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इसका डिस्कशन हम आपके केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम होगा सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। बहुत मेजर है, क्योंकि जब हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट हो जाता है तो लैटिस के ऊपर तो ज्यादा सोल्यूबल होता है। कंसेप्ट को मैं थोड़ा सुनाता हूं। टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में अगर आते हैं, लैटिस भी डिक्रीज करता है, हाइड्रेशन भी डिक्रीज करता है, लेकिन सोलिबिलिटी इंक्रीज करता है।
उसके पीछे का कोई कारण पूछे तो घटता दोनों है, लैटिस भी घट रहा है, हाइड्रेशन भी घट रहा है, लेकिन घटने का रेट अलग अलग होता है। लैटिस ज्यादा रेट से घटता है, हाइड्रेशन कम रेट से घटता है। ऊपर में मान लो दोनों बराबर है, नीचे घट रहा है तो लैटिस ज्यादा एक्सटेंट से घट रहा है, हाइड्रेशन कम घट रहा है, यानी निचला पोर्शन पे आके हाइड्रेशन डोमिनेंट हो जाएगा लैटिस पे और वो मोर सोल्यूबल होगा। लेकिन इतना से आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, ये पॉइंट मेरे दिमाग पे रहेगा। मैं एक टॉपिक लेकर आऊंगा, बहुत मेजर चीज है ये, कंपीटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको हम अलग से लेकर आएंगे। यहां पे सॉल्यूशन चैप्टर में इसका कोई चर्चा नहीं है, लेकिन चूंकि कंसेप्ट है मैं जोड़ के यहां पे रख दिया। आप लोग इसको राइट कर लीजिए। ये तो कॉमन एक टर्म था सोलेबिलिटी का। हमारा जो चैप्टर है आज का, इस सेक्शन में हम सोलेबिलिटी ऑफ गैस पढ़ेंगे, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। लेकिन पहले आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग अपने अगला सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि गैस की सोलेबिलिटी, गैस की सोलेबिलिटी सॉल्वेंट में। आइए उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए अब एक टॉपिक देते हैं, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। गैस को सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व करने की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग पीछे पढ़े हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को आपने डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट सॉल्यूशन पढ़ा है। आज गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। ध्यान दो, सोलिडिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट, गैस सॉल्वेंट में देंगे, मान लो सॉल्यूशन बनेगा। तो अब बताइए यहां गैस का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, ये सॉल्यूशन बनेगा। या इधर का वॉल्यूम लीजिए, सॉल्वेंट है, ऊपर में गैस, जब तक डिसॉल्व नहीं किया है तो इधर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ राइट हैंड साइड। इधर का मोल ज्यादा होगा, इधर का मोल क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम के टर्म, यानी वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो, ऐसे समझिए। और ली चैटलियर प्रिंसिपल आप लोग पढ़े होंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि प्रेशर के बढ़ने से इक्विलिब्रियम उधर की ओर जाता है जिधर का मोल कम होता है। With increase in pressure, equilibrium shift in that direction where less number of mole present. ली चैटलियर प्रिंसिपल है, उसी से मैं जोड़ देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर का मोल ज्यादा है, इधर का मोल कम है। यानी अब बताओ, मोल को यहां पे मैं मोल बार बार बोल रहा हूं, लेकिन वॉल्यूम के टर्म में लेना है। कहते हैं विथ इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन राइट डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाओगे इधर आएगा, मतलब ये दोनों जुड़ के इसका मात्रा बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है ये प्रेशर बढ़ाओगे दोनों जुड़ के इसका मात्रा बढ़ेगा। इसका मतलब है कि हाई प्रेशर पे अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस डिसॉल्व करता है, ज्यादा डिसॉल्व करता है। यानी कहते हैं विथ इंक्रीज इन प्रेशर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज। प्रेशर के बढ़ने से गैस की सोलिबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। अलग से मैं पॉइंट दूंगा कि आखिर गैस की सोलिडिटी किस किस बात पे। तो एक पॉइंट है प्रेशर, लेकिन ये कंसेप्ट देखो कहां से मैंने लिया, ली चैटलियर को जोड़ के दिखा दिया। और इसका बहुत सारा एग्जांपल है। आप लोग जो कोका कोला या सोडा जो पीते हैं, तो जब बोतल को आप ओपन करते हैं तो आप देखेंगे वो हाई प्रेशर पे पैक्ड रहता है, क्योंकि कोका कोला या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 गैस क्या रहता है, डिसॉल्व रहता है। तो हाई प्रेशर पे इसीलिए वो गैस डिसॉल्व है। लो प्रेशर पे फिर CO2 और डिसॉल्व नहीं रहेगा, और इसीलिए वहां पे प्रेशर, हाई प्रेशर पे उसको पैक किया जाता है। इसलिए आप उसको हाथ से नहीं खोल सकते, उसके लिए ओपनर, और या नहीं तो कई लोग आप किसी डिवाइस से या आपको उसके कवर को कहीं पे रख के आप कस के हाथ से मारेंगे तो हटेगा, मतलब वो हाई प्रेशर पे पैक रहता है। तो हाई प्रेशर पे ही गैस डिसॉल्व करेगा। प्रेशर घटा दोगे इक्विलिब्रियम इधर की ओर आ जाएगा, मतलब गैस सॉल्यूशन से गैस निकल जाएगा। इसलिए जब भी वो पैक होगा, देखिएगा उसका जो बोतल होता है वो बोतल मजबूत बोतल होता है, और पैकिंग भी जो होता है वह सील्ड अलग तरह से रहता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तभी वो CO2 गैस डिसॉल्व होगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, छोटी छोटी बात यहां पे। गैस और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझिए। वाटर में भी, वाटर है जिसमें H2O है, लेकिन अगर मान लो किसी तालाब में पानी है, समुद्र में पानी है, नदी में पानी है, तो उस पानी में ऑक्सीजन भी डिसॉल्व रहता है। गौर सुनिए,
वाटर में ऑक्सीजन अलग से डिजॉल्व, और वही जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है अलग से, जितना भी एक्वेटिक होता है, मतलब आप ऐसे बोलिए कि जितना भी जलीय जीव जंतु होता है, जैसे मान लो मछली है, तो मछली को एलाइव रहने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, वो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, पानी में H2O वाला वो नहीं, उस पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, उसी ऑक्सीजन को क्या करता है, एक्वेटिक चीज यानी मछली क्या करता है, अपने सांस लेने में यूज करता है उस ऑक्सीजन का। तो इसका अभी आपको और काम पड़ेगा, बायोलॉजिकल भी काम इसका होता है। तो हम अभी तब चर्चा किए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की सॉल्युबिलिटी मतलब गैस को सॉल्वेंट में डालेंगे वो सॉल्यूशन बनेगा। नॉर्मल फेज आप देखे हैं कि ये तभी होगा जब प्रेशर ज़्यादा रखोगे, प्रेशर ज़्यादा रखोगे तभी ये इधर जाएगा, इक्विलिब्रियम, ये इधर शिफ्ट करेगा, मतलब सॉल्यूशन बनेगा। कम प्रेशर पे ये कभी नहीं बन सकता है, ये याद रखिएगा। हालांकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट और बहुत सारे बात पे डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, गैस अगर सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि सोल्यूबल गैस कैसे पता चलेगा, सब अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप लोग क्या करिए, राइट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस किस किस बात पे डिपेंड करे। हालांकि पीछे आप जो देखे वो नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए था कि पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर, टेम्परेचर यहां भी इफेक्टेड होगा, यहां प्रेशर इफेक्टेड होगा। एक मेजर बात हमको प्रेशर है, और उसी को लेके हेनरीज लॉ अभी आप लोग को पढ़ाना है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस किस बात पे डिपेंड करता है। गैस की सॉलिडिटी की अगर चर्चा करूं तो वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, क्योंकि गैस का क्या नेचर, जो गैस जितना ज्यादा लिक्विफिबल होगा वह उतना ही ज्यादा सोल्यूबल होगा। लिक्विफिबल का मतलब होता है गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। आप किसी गैस को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं और वो गैस लिक्विफाई कर जाए, मतलब गैस ही लिक्विड बन जाए, तो ऑब्वियस है इजीली क्या होगा, वो डिजॉल्व कर जाएगा, मतलब ज्यादा सोल्यूबल होगा। मतलब मोर लिक्विफिबल गैस मोर सोल्यूबल। अब आप कहेंगे कि लिक्विफैक्शन कैसे पता चलेगा, इसके लिए तो 11th में आप लोग गैस स्टेट में एक पार्ट पढ़ते हैं, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। लेकिन अगर मैं एक शब्द में कहूं, लिक्विफैक्शन ऐसे बहुत सारे बात पे डिपेंड करता है। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ज्यादा लिक्विफिबल होगा। साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते भी गैस ज्यादा लिक्विफिबल होता है। लेकिन अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो क्रिटिकल टेम्परेचर से इसको देखा जाता है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है वह उतना ही क्या होता है, लिक्विफिबल होता है। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर मोर लिक्विफिबल, और मोर लिक्विफिबल मोर सोल्यूबल। तो आपको मैं बता दूं जो हम लोग के अभी काम में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा लिक्विफिबल होता है, क्योंकि उसके ए का वैल्यू, ए मतलब वन डर वाल का प्रेशर कांस्टेंट होता है, 11th का चीज मैं बोल रहा हूं, तो वह ज्यादा लिक्विफिबल होता है, इसलिए ज्यादा सोल्यूबल है। NH3 का भी ज्यादा ए का वैल्यू होता है, इसलिए वो ज्यादा लिक्विफिबल है, ज्यादा सोल्यूबल होगा। हाइड्रोजन हीलियम के ए का वैल्यू बहुत कम होता है। ऐसे तो कहिएगा तो ये दोनों गैस कभी लिक्विफाई ही नहीं करता है, इसलिए ये दोनों गैस को वाटर में यानी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना बहुत कम, या कहिए तो ये इनसॉल्युबल है, बिकॉज ये लिक्विफिबल है ही नहीं। या कहिए तो इस दोनों के रिस्पेक्ट में, मतलब CO2 और NH3 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो कम सॉल्युबल होता है, क्योंकि वो कम लिक्विफिबल है, या कहिए तो लिक्विफिबल नहीं है। तो एक बात नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, गैस की सॉलिडिटी, जो ज्यादा लिक्विफिबल होगा वो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा। नंबर 2 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो पीछे आपने अभी सुना था वही बात है। इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिडिटी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिडिटी घटेगा। और एक है प्रेशर, जो अभी आपने मेजर कंसेप्ट से दिखाया कि प्रेशर के बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। 3 पॉइंट यहां जानिए। सॉलिडिटी ऑफ गैस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, गैस व्हिच आर इजीली लिक्विफिबल आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। जो जितना ज्यादा लिक्विफिबल होगा उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा। कहते हैं दैट इज गैसेज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ TC, वह गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और मोर सोल्यूबल इन वाटर, मोर
सॉल्युबल इन वाटर। क्या होगा? वो ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। CO2 एंड NH3 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। HO एंड हीलियम आर लेस सॉल्युबल। क्योंकि ये दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, ये लिक्विफिबल होता ही नहीं है, इसलिए लेस सॉल्युबल है। टेम्परेचर का बात आपको क्लियर पीछे किया था। इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा। और प्रेशर की बात करें तो विथ इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। ये बात से तो मैंने कंसेप्ट ही शुरू किया, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब इसी के बेस पे ये जो तीसरा पॉइंट है, इसी के बेस पे पढ़ना हम लोग को हेनरीज लॉ। क्या पढ़ना है? हेनरीज लॉ। इसी पे सॉल्यूट लेकिन गैस होना चाहिए, सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए, और उसी के बेस पे हम लोग को पढ़ना है हेनरीज लॉ। गैस का सॉल्यूशन बनाना है सॉल्वेंट के साथ, लेकिन फिलहाल इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये था आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी गैस प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। किस किस बात पे? तो नेचर ऑफ गैस, जो ज्यादा लिक्विफेबल ज्यादा सॉल्युबल उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। इंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, और प्रेशर के बढ़ने से गैस ज्यादा सॉल्युबल होता है। वो तो मैंने उसी कंसेप्ट से आपको डिफाइन ही किया है। आइए अब इसी के बेस पे हम लोग आज पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। टॉपिक देता हूं हेनरीज लॉ। चलिए अब आइए बात करते हैं कि हेनरीज लॉ क्या होता है। हेनरीज लॉ को समझिए। हेनरीज लॉ कहता है कि किसी सॉल्वेंट में जो गैस डिसॉल्व करेगा, वो गैस का जो अमाउंट डिसॉल्व करेगा वह उस गैस के पार्शियल प्रेशर जो सॉल्यूशन के अपर लेयर पे रहेगा उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से सुन लीजिए, कोई गैस का कितना अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, कहता है वह अमाउंट जो गैस का डिसॉल्व करेगा, दैट मींस सॉल्युबिलिटी जो होगा वह प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन वो कौन प्रेशर? उसी गैस का प्रेशर जो गैस डिसॉल्व किया है उस सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अपर लेयर पर जो रहेगा उसके प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा हेनरीज लॉ, द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। गैस का जो अमाउंट ऑफ गैस है, गैस का अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। मतलब उसके उसी गैस का पार्शियल प्रेशर। लेकिन ये पार्शियल प्रेशर कहां पे? सॉल्यूशन में। क्या? वो तो लिक्विड है। ऊपर में उस सॉल्यूशन के अपर लेयर पे उस गैस का जितना प्रेशर दोगे उतना ही गैस क्या करेगा? नीचे डिसॉल्व करेगा। फिर से बोलो, अगर किसी गैस को डिसॉल्व करना है, कितना अमाउंट डिसॉल्व करेगा सॉल्वेंट में? तो जितना उसके सरफेस पे उस गैस का प्रेशर रहेगा उतना ही डिसॉल्व करेगा। यानी फिर सुनिए, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, आप छोड़िए, पर यूनिट वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। उतना ही गैस डिसॉल्व करेगा जितना ऊपर में प्रेशर रहेगा उस गैस का। मतलब अधिक प्रेशर तो अधिक डिसॉल्व करेगा, क्योंकि प्रेशर से आपने पढ़ा है कि वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा कि लेटेस्ट कंसेप्ट W2 मास, यदि याद रखना W2 मास मैंने गैस का लिया, गैस का मास है डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऑफ मास M1, और ये सॉल्वेंट जो मास है वो W1 है एट इक्विलिब्रियम प्रेशर P। और ये प्रेशर P जो है किसका है? तो सॉल्वेंट का, जो सॉरी वो गैस जो है उसका प्रेशर है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, कहता है अमाउंट ऑफ गैस, गैस का अमाउंट W2 प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये भी प्रेशर उसी गैस का है लेकिन ऊपर के लेयर पे W2 प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये लॉ हो गया, यही हेनरीज लॉ है। अब प्रोपोर्शनल हटाइए तो कांस्टेंट आएगा, तो W2 प्रोपोर्शनल टू K इंटू P। अब क्या करते हैं, इसको न्यूमेरिकल के फॉर्म में तोड़ो, चूंकि हमको अभी न्यूमेरिकल इस पे करना है। तो W2 इज इक्वल टू K इंटू P। कहते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय W1। ये जो सॉल्वेंट का मास है उसमें हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, इसको भी कर देंगे इसको भी कर देंगे, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लिए W2 बाय W1, K बाय W1। अब ये K बाय W1 को हम लोग एक कांस्टेंट मान लेंगे K डैश। क्लियर है? अब ये हो गया W2 बाय W1 K डैश। ये देखिए याद रख, K डैश क्या है? K बाय W1 है। ठीक है, अब ये इस दोनों तरफ W2 गैस का मास है, ये सॉल्वेंट का मास है, इसको अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कीजिए। लेकिन इधर करोगे तो उधर भी एक्स्ट्रा कर देंगे। तो W2 को मॉलिक्यूलर, ये गैस का मॉलिक्यूलर मास,
W1 को M1 से कर दिया, W1/M1, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो ये गैस का मास, गैस का मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन जब इधर किए तो उधर भी कर देंगे, M2 M1 जैसे जैसे किए उधर करके आप मैथमेटिकली इक्वल लेंगे। अब बताओ तो ये हो जाएगा मोल ऑफ गैस, ये हो गया मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है मॉलिक्यूलर वेट, ये पूरे को लेकर के मैंने एक कांस्टेंट मान लिया K डबल डैश। याद रखिएगा K डबल डैश क्या है, K डैश इंटू M1/M2 इंटू P। अब देखिए मैं यहां पे लिख दिया मोल फ्रैक्शन गैस का क्या होगा, किसी का मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल, तो गैस का मोल फ्रैक्शन N2/N1 प्लस N2। लेकिन अगर N2 का वैल्यू N1 से बहुत कम होगा तो ये दोनों का सम जो होगा वो अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा, यदि बहुत कम है तो दोनों का सम N1 हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कब, जब कम गैस डिजॉल्व करेगा तो मोल फ्रैक्शन इतना लिखा जाएगा। आप रॉल्स लॉ में भी ऐसा चर्चा मैंने किया, ये दोनों का सम कितना होगा N1, चूंकि N2 जो गैस डिजॉल्व किया है उसका वैल्यू यदि बहुत कम है तो दोनों का सम N1 हो जाएगा, तो N2/N1। यानी आप जो ये टर्म लिखे हैं, कम गैस जो डिजॉल्व करेगा उसके लिए आप इसी को मोल फ्रैक्शन, ये जो मोल फ्रैक्शन है आप अप्रॉक्सीमेट मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं। यानी ये इसको मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस का मोल फ्रैक्शन K डैश P, यानी P बराबर हो जाएगा 1/K डैश, 1/K डबल डैश इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और यही 1/K डबल डैश को हम लोग कहते हैं KH, और दिस इज हेनरीज कांस्टेंट। यानी प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं N2/N1, और अगर N2 का वैल्यू N1 से बहुत कम है तो N1 लिख दिया, और कॉमन में आप लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब ये हेनरीज कांस्टेंट यानी प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब ये हेनरीज कांस्टेंट क्या है, अलग अलग गैस के लिए, चूंकि आप देख लो आप जो केच लाए हैं उसमें M1 M2 का यूज किए हैं, तो अलग अलग गैस के लिए केच का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब ये केच यानी हेनरीज कांस्टेंट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, अलग अलग गैस के लिए केच का वैल्यू अलग अलग होगा। और यही था आपका हेनरीज लॉ, जिसमें नोमेरिकल आपको यहां से P इक्वल टू KH, लेकिन KH का टर्म 1/K डबल डैश से, K डबल डैश का वैल्यू यहां से लिया गया है, जो आप देख लीजिए K डबल डैश K1 इंटू इतना, K1 इंटू M1/M2, M2 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, M1 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो P इज इक्वल टू है KH इंटू N2/N1 या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसको आप अपने कॉपी पे राइट डाउन कीजिए। अब हम इस पे केच का कुछ चर्चा करके आपको न्यूमेरिकल पे काम करके दिखाते हैं। राइट डाउन कीजिए। ठीक, चलिए, तो ये था आपका हेनरीज लॉ, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है कि प्रेशर इज इक्वल टू, लेकिन ये सुनो एक बात और, ये प्रेशर कौन प्रेशर है, जो सॉल्यूशन के अपर लेयर पे रहेगा, गैसी का प्रेशर है। ये किसका मोल फ्रैक्शन है, गैस का मोल फ्रैक्शन है। N2 गैस का मोल, N1 किसका मोल, सॉल्वेंट का मोल। ये प्रेशर गैस का जो अपर लेयर पे है, और ये दिस इज कांस्टेंट, जो हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है? आइए कुछ हेनरीज कांस्टेंट का डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आइए अब आपको केच के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। केच इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर है? कहते केच इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ गैस। याद रखना, केच जो गैस का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, मतलब अलग अलग गैस के लिए केच का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। कहते वैल्यू ऑफ केच विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, डिफरेंट गैस, अलग अलग गैस के लिए केच का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। वैल्यू ऑफ केच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। और कुछ गैस का वैल्यू, एक बात और, वैल्यू ऑफ केच डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, एक ही गैस का केच अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। अब आइए कुछ गैस का वैल्यू, टेम्परेचर और केच का वैल्यू किलो बार में दिया हुआ है। हीलियम का केच 144, याद रखने के लिए आप 145 भी याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन का केच 293 केल्विन पे 69.16, नाइट्रोजन का उसी टेम्परेचर पे 76, और CO2 का 298 केल्विन पे 1.67। ठीक है, ये आपका केच के बारे में था। आपके पास फार्मूला है, और अब हम लोग फार्मूला जो मेजर हम लोग का है वो मेजर फार्मूला है
कि P इक्वल टू KH और इंटू N2/N1। मेजर ये है, या इसको आप मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, KH जो हेनरीज कांस्टेंट है। अब हम लोग इसी के बेस पे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए और अब हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। राइट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए अब आप इसी न्यूमेरिकल को, सॉरी इसी कंसेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आप खुद से भी उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा। आइए, हेनरीज लॉ के बेस पे एक क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, गौर से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है इफ N2 गैस बबल्ड थ्रू वाटर एट 298 केल्विन। अभी तक कोई मतलब नहीं, N2 गैस है, याद रखिएगा। हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2, यानी ध्यान दो, आपसे मिली मोल्स ऑफ N2, मिली मोल्स ऑफ N2 बराबर व्हाट पूछा है। कहते हैं वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और सॉल्वेंट दिया 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर को आप 1000 ml कहेंगे और 1000 ml वाटर को आप 1000 ग्राम भी कहेंगे। वाटर के लिए ml और ग्राम बराबर होता है, याद रखिएगा, वाटर के लिए। और जगह तो ml और ग्राम में रिलेशन के लिए डेंसिटी चाहिए, लेकिन वाटर की डेंसिटी अप्रॉक्सीमेट 1 ग्राम पर ml होता है, अप्रॉक्सीमेट 1 ग्राम पर ml होता है। चलिए, अब कहता है एज्यूम दैट N2 एग्जर्ट अ पार्शियल प्रेशर दिया हुआ। लो, प्रेशर ऑफ N2 और N2 ही डिजॉल्व करना है, 0.987 बार दिया हुआ है। गिवन दैट हेनरीज कांस्टेंट ऑफ N2 यानी KH का वैल्यू दिया है 76.48 किलो बार। आप लोग एक बात गौर से देखो, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो यहां बार यहां किलो बार है। जब आप फॉर्मूला पे पुट करेंगे या तो इसको किलो बार करना या इसको बार में कन्वर्ट करना। इसी को बार में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाइड होगा। यूनिट पे हमेशा कंसस रहिएगा। हम लोग अभी पॉर्मूला पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू KH गुना N2 बाई N1 प्लस N2। बोलिए पढ़े ना, प्रेशर इज इक्वल टू KH। प्रेशर दिया है 0.987 इज इक्वल टू KH, और KH का वैल्यू आपके सामने कि देखो ये बार में था किलो बार, तो मैं मन ही मन लिख देता हूं 76480 1000 से मल्टीप्लाइड और इनटू N2 बाई N1 प्लस N2। जहां पे N2 जो है ये मोल है N2 का, ये मोल नाइट्रोजन का है और ये मोल वाटर का है। अब आप क्या करिए, 0.987 डिवाइडिंग बाय 76480 इज इक्वल टू N2 का मोल जो निकालना है, हालांकि ये मोल है, आंसर मिली मोल में देना है। अब आइए ये N1 है वाटर, और वाटर का इतना ग्राम है। जब इस ग्राम को आप वाटर के मॉलिक्यूलर मास यानी 18 से डिवाइड करोगे, आप करके चेक करना, ये 55.5 होता है या 50.56 भी ले सकते हैं। तो ये जो मोल हो जाएगा ये हो जाएगा 55.6 ले लेता हूं मैं, और प्लस कितना N2। क्लियर है। अब आप इसको थोड़ा सा गुना भाग शॉर्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। जब इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये जो टर्म देखिएगा ना 10 के पावर -4 के टर्म, देखो -3 यही है, ये जाएगा और ऊपर तो और ये जाएगा -4 या 5 के टर्म में आप ले लीजिएगा। तो इस हिसाब से इसके रिस्पेक्ट में N2 का वैल्यू बहुत कम होगा, N2 वेरी लेस देन 55.6। जब ये बहुत कम होगा तो जो आपको मैंने गुना भाग समझाया था अभी, अब इसको क्या करना, 0.987 डिवाइडिंग बाय 76480 इज इक्वल टू मोल ऑफ N2 और डिवाइडिंग बाय 55.6। चूंकि ये बहुत कम है तो दोनों का सम इसके बराबर कर दिया आपका। आप नहीं भी करोगे तो न्यूमेरिकल आपसे बनेगा, लेकिन आप देख लो गुना भाग लेंडी हो जाएगा। अब क्या करिए, N2 का वैल्यू निकाल लीजिए। मैं आंसर देख के बोल रहा हूं, ये मिली मोल्स में आंसर है, तो मोल जो ये मोल जो होगा यानी ये इसका जो आप वैल्यू निकालेंगे ये 0.717 और इनटू 10 का पावर -3 मोल्स होगा,
और यही N2 बराबर जो होगा 0.717 मिली के लिए 1000 से गुना करोगे तो अब ये मिली मोल्स हो जाएगा, दिस इज मिली मोल्स। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपके हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपने जो पढ़ा उसी का यूज किए, जो कंसेप्ट दोनों का सम ये बहुत बड़ा हो गया, इससे N2 को इग्नोर भी किए, हर टर्म इसमें आपको अप्लाई हो चुका है।